हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री। हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था केवल और केवल इन 2023 और 24 की सिलेबस के बारे में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, और वो भी पार्ट 2। और पार्ट 2 में जो हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल जो आते हैं उसको समझने के लिए, उसको अभिक्रिया कराने के लिए हम थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होगा अभिक्रिया, बॉन्ड होंगे, आक्सीकरण संख्या होंगे, अभिकर्मक होंगे, अभिकर्मक के प्रकार होंगे। और जब अभिकर्मक हम बनाएंगे तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, मतलब अबंध का विवरण भी पढ़ेंगे और अभिकर्मक के प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से एलिमेंट के बारे में मुझे जानना पड़ेगा। देखिए, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एलिमेंट के बारे में नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमें इनकी इनकी कम से कम इतने की मुझे याद रखना ही चाहिए। देखिए, एक कार्बन को मुझे याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे हाइड्रोजन को भी याद रखने पड़ेंगे, और नाइट्रोजन को भी याद रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ मुझे ऑक्सीजन भी याद रखना पड़ेगा, और इन्हीं के साथ हैलोजन तत्व भी मुझे याद रखने पड़ेंगे, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। अगर हम इतनी तत्व को याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि अधिकतर ऑर्गेनिक के इक्वेशन हम बना सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे कुछ इसको भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और हम जिंक भी याद रखेंगे। मतलब ऐसे अगर एलिमेंट इतने अगर हम रख लेते हैं तो हम ऑर्गेनिक बनाना सीख जाएंगे। अब जब ऑर्गेनिक बनाना सीख लेंगे इतने एलिमेंट से, तो मुझे बनाने के लिए किस 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 चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको जानना होगा क्या चीज। देखिए, संयोजकता तो सबसे पहले मुझे जानना ही पड़ेगा। बिना संयोजकता के हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते हैं। और संयोजकता का मतलब है कि आबंध, सीधा मतलब समझिए कि संयोजकता का मतलब क्या, आबंध। जब हम आबंध बनाएंगे, इसका मतलब संयोजकता लिख रहे हैं, तो ये जान ले पहले कि अगर हम इन एलिमेंटों को आपस में अगर जोड़ रहे हैं तो ये कितने आबंध बना सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले संयोजकता। और संयोजकता निकालने के लिए मुझे इन एलिमेंटों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं संयोजकता निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पड़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट की। एक हो जाएगा मेरा कार्बन, और फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन मेरा होगा, फिर ऑक्सीजन, और मैं एक ले ले रहा हूं क्लोरीन। इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, इसका नंबर एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसका होता है एटॉमिक नंबर 7, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसका एटॉमिक नंबर होता है कितनी, 70। इतना तो याद होनी चाहिए ही। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले होंगे 2, और दूसरे वाले कोष में मेरा हो जाएगा कितना, 4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो केवल और केवल 1 आएंगे। इसका करेंगे तो 2, और दूसरे वाले में कितना आएगा, 5 आएगा। और तीसरे वाले में ऑक्सीजन के लिए लेकर के अगर हम चलेंगे तो आएगा 2 और कितना, 6। इतना समझ में आ रहा है। इनका अगर मैं कर दूं तो आएगा 2, 8 और 7। देखिए 2, 8, 10 हो गया, और 7, 17। अब देखिए, कभी हमारा हमको बैलेंसी लिखना है तो ऐसी स्थितियां हम लाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी स्थितियां ला सकते हैं, ऐसा लाने के लिए मुझे जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उन्हीं को हम लोग किसके नाम जानते हैं, संयोजकता के नाम जानते हैं। और जितनी संयोजकता होगी उतनी आबंध बनेंगे। तो इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कितने इलेक्ट्रॉन की, 4 की। इनकी संयोजकता को जानने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 1 की। इनकी संयोजकता को जानने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 3 के लिए। तभी जाकर के ये अपने बाहर वाले कोष को पूर्ण कर पाएगा। इसको जरूरत पड़ेगी कितने, 2 की, और इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 की। ये इनकी जरूरत के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान रखिए, जो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखा हूं सबको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही है। और जब भी हम इनको आबंध बनाएंगे केवल इलेक्ट्रॉन की जरूरत वाले ही एलिमेंट यहाँ पे उपस्थित है। इसलिए जब ऑर्गेनिक में हम लोग आबंध बनाएंगे तो अधिकतर केसेस में 90% की अगर मैं बात कर रहा हूं तो केवल और केवल सहसंयोजक आबंध बनेंगे। सहसंयोजक आबंध बनेंगे। इनकी संयोजकता मैं लिख दे रहा हूं, इसका हो जाएगा 4,
और इनकी अगर हम बात करें तो 1, इनकी अगर हम बात करें तो 3, और अगर हम इनकी करें तो कितना 2, और इसका करें तो कितना 1। जिसकी जितने जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है उसके आबंध को पूर्ण करने के लिए हम उतने ही क्या कर सकते हैं, आबंध बना सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन कितना आबंध बनाएगा, पहले कार्बन की बात कर ले तो देखिए 1 2 3 और कितने 4। कार्बन मेरा कितना आबंध बनाएगा, 4 आबंध बनाएगा। और हाइड्रोजन की अगर हम बात कर ले तो हाइड्रोजन कितने आबंध बनाएंगे, 1 आबंध बनाएगा। उसी तरीके से अगर हमें नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन आबंध बनाएगा कितने, देखिए 3 की जरूरत है, संयोजकता जितनी उतनी वो आबंध बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा आबंध बनेंगे कितने, 1 1 2 और 1 3। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है कितना, 1 और 1 इधर का कितना हो जाएगा 2। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये मुझे आबंध बनाएगा कितना, 1। इतना मुझे याद रखने ही पड़ेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1। इतना मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आता होगा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, और इनके आबंध कितने कितने हम बनाएंगे। अब देखिए आबंध का मतलब होता है, आबंध का मतलब होता है एक प्रकार का बल का मतलब क्या लिखेंगे, खिंचाव। बल का मतलब क्या हो जाएगा एक प्रकार के क्या आएंगे, खिंचाव आएंगे। ठीक है, एक प्रकार के खिंचाव होंगे तभी जाकर के एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कि हम इसकी संयोजकता कैसे लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना। अब हम लोग चलते हैं अभिक्रिया के तरफ। अब देखिए जब हम अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो हमको कितने की जरूरत पड़ती है, एक मुझे चाहिए क्या चीज, अभिकारक, एक मुझे चाहिए अभिकारक, दूसरा मेरा चाहिए अभिकर्मक, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, उसको जोड़ने के लिए यहां चाहिए कौन सा, उत्प्रेरक। मतलब जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। और जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। मतलब जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये 4 टर्म मुझे याद होना ही चाहिए, बिना इन 4 टर्मों के हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसमें से जो हम पदार्थ लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, जिसको जोड़ना होता है उसको बोलते हैं अभिकर्मक, और जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। और जो बन करके तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मैं एक एक को बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि मैंने एक CH2 और डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां पे लिया क्या चीज, अगर इसको जुड़ना है, इसको इसमें जुड़ना है तो पहले इसे टूटने पड़ेंगे, क्या होंगे, इसको पहले टूटने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको तोड़ दूं तो H+ और मुझे क्या मिलेगा, Cl-। इतना तो समझ में आ रहा है कि पोलैरिटी डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वैद्युतात्मकता के अंतर होने की वजह से इस पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक पे आएगा प्लस और दूसरे पे क्या आएंगे माइनस। अब देखिए इसको इस पे मुझे जोड़ना है, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, और जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये जुड़ेगा नहीं। अब रही बात कि अब इन दोनों में से अगर मैं लेकर के यहाँ पे जाऊं तो इसमें से किसको मुझे पहले लेकर के जाना होगा। अगर मैं क्लोरीन को लेकर के गया तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं ऋणात्मक को लेकर के यहाँ पे गया तो देखिए ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक क्या कर देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो क्लोरीन को हम लेकर के जा सकते नहीं है, इसलिए हम इस क्लोरीन को ना ले जा करके अगर मैं हाइड्रोजन को लेके गया, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके गया तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है निगेटिव। तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इधर मान लीजिए आ गया माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब देखिए इस H को उठा करके इस पे जोड़ देंगे और इसको उठा करके इस पे जोड़ देंगे, मैकेनिज्म बताए जाएंगे।
अभी शुरुआत हो रहा है, CH3 हो जाएंगे और ये मेरा क्या बन जाएगा CH2 और आपका बन जाएगा C। सही है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अभिक्रियाओं को। ठीक, अब यहां पे मैंने क्या, इसको जब मैं तोड़ा तो ये मुझे मिला क्या, एक H प्लस मिला और Cl माइनस मिला। इसका मतलब ये है कि H और Cl के मध्य जो हमारे बॉन्ड बने हुए हैं उसको मुझे क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। जब मैं इसे तोड़ूंगा तो इसी को मैं बोलूंगा आबंध विदलन। क्या बोलूंगा, आबंध विदलन। ठीक है, क्या बोलेंगे, आबंध विदलन। जो भी आबंध विदलन होंगे, आबंध विदलन का मतलब होता है टूटना, और आबंध दो तरीके से टूट सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, तो ये अधिक वैद्युतात्मक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव मिला और Cl निगेटिव मिला। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विषमांगी रूप से टूट रहा है। विषमांगी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक ही तरफ क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। मध्य के इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ऐसे विदलन को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी विदलन। और अगर दो एटमों के मध्य के जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो अगर बराबर बराबर मात्रा में डिवाइड हो जाते हैं तो ऐसे विदलन को हम लोग किसके नाम जानेंगे, समांगी विदलन। इसका मतलब ये है कि विदलन हम कितने तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से। एक पढ़ेंगे समांगी विदलन और एक हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, विषमांगी। क्या चीज, विदलन। एक पढ़ेंगे हम लोग समांगी विदलन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, विषमांगी विदलन। समांगी विदलन में क्या होता है कि एक जैसा एटम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं उनके बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बराबर का क्या हो जाता है, बंटवारा होता है। और जब बराबर का बंटवारा होगा तो ऐसे इस चीज को हम लोग क्या दिखाएंगे, मैं इसको तोड़ भी दे रहा हूं, ये हो जाएगा H और इसको तोड़ेंगे इस पे आएगा और इस पे भी क्या आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों सेम है और सेम एटम आएंगे तो ये समान समान रूप से जब बटेगा ऐसे इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक। ठीक है और ऐसे भी लिख सकते हैं Cl और Cl अगर बराबर मात्रा में टूट रहा है तो Cl मुक्त हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, Cl मुक्त मूलक। तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्लोरीन मुक्त मूलक, इसको भी क्लोरीन मुक्त मूलक। वैसे ही ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन भी आएगा। इसका मतलब कि समांगी रूप से अगर कोई टूट रहा है तो मुक्त मूलक मुझे क्रिएट होकर के मिलेंगे टूट करके, और विषमांगी रूप से अगर टूट रहा है तो देखिए अगर दोनों के बीच के साझे का इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी एक तरफ शिफ्ट होते हैं। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम चलेंगे तो दो एटम अपने आप में जुड़े होंगे, तो उसमें से अगर कोई एक अधिक वैद्युतात्मक है और एक कोई कम वैद्युतात्मक है तो अधिक वैद्युतात्मक की तरह इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। और अगर शिफ्ट होगा तो उसके पिछले वाले पे पॉजिटिव और उसके अगले वाले पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इस तरीके के विदलन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विषमांगी विदलन से। अब वैसे H2O को भी अगर मुझे तोड़ना हो तो HO और क्या होते हैं, H अबंध। तो इसको मैं से इसमें से मैं किसी एक अबंध को तोड़ दूं तो इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे क्या जाएगा माइनस। तो H2O को अगर तोड़ा जाएगा तो H मिलेंगे प्लस और OH मुझे क्या मिलेंगे, माइनस। तो इस प्रकार के विदलन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, विषमांगी विदलन से। अब देखिए विषमांगी विदलन जब टूटेंगे तो इसमें एक आ रहा है क्या चीज, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और जिस पे ऋण आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही। अब देखिए नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों कहते हैं वो देखिए। जब सामान्य से टूटा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मुक्त मूलक होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, विषमांगी में हमारा दो डिफरेंट एटम जुड़ा होना चाहिए जिसको अलग होने पर एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है कि पॉजिटिव को किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, तो निगेटिव के साथ जुड़ना पसंद करेगा। और इलेक्ट्रॉन पे क्या आते हैं, ऋण आते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन स्नेही। मतलब हाइड्रोजन ऋण वाले के साथ जुड़ना चाहेगा और जुड़ने को क्या बोलते हैं, स्नेह। तो हाइड्रोजन या धनात्मक कोई अगर ग्रुप्स है
तो वो ऋणात्मक के साथ जुड़ना चाहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही। और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव वाला किसके साथ जुड़ना चाहेगा, पॉजिटिव के साथ। और जो नाभिक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या बोला, नाभिक स्नेही बोला। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये जो मैं टूट रहा है ये तो अभिकर्मक न है। HCl जो मैं लिया हूं वो मैं क्या बोल रहा हूं, अभिकर्मक। और अभिकर्मक कितने तरह के टूट गए, एक धन टूटा और एक ऋण टूटा। तो धन वाले को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और क्या लग जाएगा, अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक, देखिए हमने क्या बोला, कोई अभिक्रिया ऐसे कराया, और अभिक्रिया कराने के लिए मुझे एक अभिकारक लेने पड़ेंगे और एक क्या लेने पड़ेंगे, अभिकर्मक लेने पड़ेंगे। अभिकारक में जाकर के कोई अभिकर्मक जुड़ रहा है तब जाकर के उत्पाद बन रहा है। मैंने इसको तोड़ा तो एक मुझे दिया पॉजिटिव और एक मुझे क्या दिया, निगेटिव। तो निगेटिव वाले को मैं बोल रहा हूँ वो नाभिक से नहीं है, और पॉजिटिव वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन से नहीं है। मतलब जिसपे पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, क्योंकि ये अभिकर्मक होता है। और जिसपे निगेटिव आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक से नहीं अभिकर्मक। मतलब दो तरीके के विषमांगी में हो गया। अब इसी तरीके से जब हम समान रूप से तोड़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, समांगी में समान समान इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे तो हम उसको बोलेंगे मुक्त मूलक है। मतलब विदलन दो तरीके का, एक समांगी और एक विषमांगी। और समांगी रूप से टूटेगा तो हम मुक्त मूलक क्या बोलेंगे, अभिकर्मक बोलेंगे। और अगर विषमांगी तरीके से टूट रहा है तो मेरा कितना होगा, दो तरीके के यहाँ पे। तो एक और दो यहाँ पे कितने तरीके के। अभिकर्मक की अगर हम बात कर ले, अभिकर्मक की, केवल अभिकर्मक की अगर हम बात करें तो अभिकर्मक मेरा तीन तरीके का होगा। एक मेरा होगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और दूसरा हमारा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और थर्ड मेरा होगा मुक्त मूलक अभिकर्मक, मुक्त मूलक क्या, अभिकर्मक। कितने तरीके के हुए, एक नाभिक से नहीं अभिकर्मक, मतलब जो निगेटिव टाइप का देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक से नहीं अभिकर्मक। इसका मतलब होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए हम इसको क्या दिखाते हैं, ई प्लस दिखाते हैं। और इसमें कोई आवेश नहीं होता इसलिए हम लोग क्या दिखाते हैं, मुक्त मूलक टाइप करते हैं। ये ए बी सी कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाकर क्या बोलेंगे कि वो मुक्त मूलक अभिकर्मक है। तीन तरीके के हो गए, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक मुक्त मूलक। तो अब देखिए निगेटिव कैसे आएगा, तो निगेटिव का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप देखिए ये आ जाएगा मेरा OH माइनस आएगा, इसको बोलेंगे नाभिक से नहीं अभिकर्मक। Cl आएगा माइनस, वो भी नाभिक से नहीं अभिकर्मक होगा। अगर Cn आ रहा है तो ये भी हमारा नाभिक से नहीं अभिकर्मक होगा। और अगर मेरे पास Br आ रहा है तो भी नाभिक से नहीं अभिकर्मक, और I आ रहा है तो भी हमारा क्या होगा, नाभिक से नहीं अभिकर्मक। मतलब ऐसे स्पीशीज होने चाहिए जिसपे ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक से नहीं अभिकर्मक। या ये भी कह सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो हमारा क्या होता है, नाभिक से नहीं अभिकर्मक होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसको हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो लुईस हमारा क्या होता है, क्षार होता है, जब वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रॉन से नहीं का मतलब ये कि जिसपे हमारा क्या हो, पॉजिटिव उपस्थित हो। तो क्लोरीन पे भी पॉजिटिव होती है। हम क्लोरीन जब मैकेनिज्म लिखेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि इस क्लोरीन पे पॉजिटिव कैसे क्रिएट हो गया। और हमारे पास ब्रोमीन पे भी पॉजिटिव होता है, और SO3H पर भी पॉजिटिव होता है, और NO2 पर भी पॉजिटिव होता है। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग किसके नाम जानेंगे, ऐसा भी हो सकता है CH3 प्लस भी होगा और CH3CO पॉजिटिव होगा।
मतलब जिस पे मेरा पॉजिटिव आएगा हम उन सभी को किसके नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक। और जिस पे निगेटिव आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं अभिकर्मक। और नाभिक से नहीं जो अभिकर्मक होता है क्षार की तरह व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन से नहीं जो अभिकर्मक होता है वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे देखिए मुक्त मूलक को मैं अगर एग्जाम्पल लिखो, एच मुक्त मूलक होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक होगा, ब्रोमीन मुक्त मूलक होगा, और हमारे पास मिथाइल मुक्त मूलक होगा। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए ये क्रिएट होंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने उठा करके लिख दिया SO3H, तो ये मैं तोड़ करके दिखाऊंगा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और इस पे मुक्त मूलक भी आ रहा है, इस पे मुक्त मूलक, इस पे भी मुक्त मूलक, इस पे पॉजिटिव भी आ रहा है और इस पे निगेटिव भी आ रहा है। तो जिस पे पॉजिटिव आएंगे वो हम बोल ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, जिसपे निगेटिव आ रहा है नाभिक से नहीं अभिकर्मक। तो मैं इसको तोड़ करके बताऊंगा कि ये कब कब उत्पन्न होंगे। उसके लिए कंडीशन लाए जाएंगे। मैं कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, जब हम अभिक्रिया पढ़ाएंगे हेलोएल्केन और हेलोएरीन चाहे फिनाल एल्कोहल पढ़ाएंगे तो सब मैकेनिज्म के साथ इसको मैं तोड़ करके दिखा दूंगा। क्योंकि ये अधिकतर केसेस में बेंजीन वाले के साथ अभिक्रिया देता है, मतलब एरोमेटिक यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें ये अधिकतर केसेस में मिलेंगे। और ये जो नाभिक से नहीं होता है वो हमारा जो एलिफैटिक हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें अधिकतर दिखेंगे। और ये भी हमारा क्या होगा, जब एलिफैटिक देखेंगे उसमें अधिकतर केसेस में नाभिक से नहीं होगा। नाभिक कह रहे हैं ये बेंजीन में नहीं दिखेगा, बेंजीन में बस एक ही जगह दिखता है, कहाँ पे, BHC। जब BHC बनाते हैं तो वहां पे हम बेंजीन को जब क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो हर एक बॉन्ड टूटते हैं और वहां क्लोरीन जुड़ जाता है, तो बनते हैं हमारे क्या, BHC। इस हम हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे तो उसे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ठीक ये हुआ हमारा क्या, अभिकर्मक के प्रकार। अब हम थोड़ा सा कार्बोधनायनिक हम लोग बात कर ले थोड़ा सा क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह, देखिए क्रियात्मक समूह बहुत बड़े समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि ऐसे स्पीसीज या ऐसे ग्रुप जिसको हाइड्रोकार्बन में जुड़ने से उस हाइड्रोकार्बन की चाहे वो भौतिक गुण हो और चाहे रासायनिक गुण हो वो सब बदल जाते हैं। तो ऐसे क्रियात्मक समूह को हम लोग किसके नाम से ऐसे ग्रुप को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्रियात्मक समूह। मतलब हाइड्रोकार्बन में किसी समूह के जुड़ने से उस हाइड्रोकार्बन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बदल जाती है तो ऐसे समूह या ऐसे ग्रुप्स को हम किसके नाम जानेंगे, क्रियात्मक समूह। मैं कुछ क्रियात्मक समूह का लिख रहा हूं और मैं आगे भी बढ़ूंगा। देखिए किस किस ग्रुप को किसके किसके नाम से जाना जाता है वो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए अगर कहीं पे OH आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या है, एल्कोहल। ये हमारा क्या होगा, एल्कोहल। और अगर कहीं पे NH2 आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। और अगर कहीं पे COOH आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अगर CHO कहीं आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। और अगर कहीं पे CO समूह आ रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। इसके पीछे एलिफैटिक जुड़ा होगा चाहे एरोमेटिक जुड़ा होगा उसके हिसाब से हम नाम पुकारेंगे। ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह। इनको जुड़ने से हाइड्रोकार्बन की स्थितियां क्या हो जाती है, बदल जाती है। चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे हमारा क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उन दोनों में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। साथ ही साथ ऐसा ही थोड़े केवल है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, CN भी हो सकता है, या CONH2 भी हो सकता है। ठीक इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से क्रियात्मक समूह बता सकते हैं कि इन सभी को जुड़ने से हमारी हाइड्रोकार्बन की जब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी तो ऐसे समूहों को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, क्रियात्मक समूह के नाम से जानेंगे। देखिए ये क्लोरो बोला जाएगा, ब्रोमो आइडो साइनो एमाइड। ठीक इस तरीके से अम्ल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, CO अगर C लिखेंगे तो अम्ल क्लोराइड होगा। अगर ऐसा लिखा गया है COR लिखा गया तो एस्टर होगा। ठीक अगर O दोनों परस R जुड़ा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे समूहों को क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए मैं कुछ बात कर लूं, ठीक ना, ये हुआ। देखिए धीरे धीरे पढ़िए, देखिए समझ में आएगा।
उसके बाद हेलो एल्केन स्टार्ट होगा, अभी नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले कार्बोधनायन, इसको कार्बोधनायन, ठीक। कार्बोधनायन किसे कहते हैं? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन पर अगर धन आवेश उपस्थित होगा तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग किसके नाम जानेंगे? कार्बोधनायन। जैसे देखिए अगर कोई कार्बन है, इसमें पॉजिटिव उपस्थित है तो हम उसको किसके नाम जानेंगे? कार्बोधनायन। तो कार्बन की कितने बॉन्ड होती है? चार। चार बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटा है तो एक पे आया है प्लस, लेकिन तीन बॉन्ड हमारे क्या होंगे? अभी बाकी है, जिसमें से हो सकता है कि हाइड्रोजन जुड़ा हो तीनों पे। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके तीनों आबंध में से एक, दो पे हाइड्रोजन हो और एक पे क्या हो? कार्बन हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन से पॉजिटिव जुड़ा हो उस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हो और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो उससे के तीनों आबंध कार्बन से ही पूर्ण हो। ऐसा भी संभव है, ठीक। ऐसा भी संभव है। तो ऐसे अगर स्पीशीज मुझे दिख रहे हैं तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? कार्बोधनायन के नाम से जानेंगे। अब अगर मेरे पास ऐसी स्थितियां ला करके कोई रख दिया और अगर बोले दिए गए यौगिक जो हमारे पास है उसमें से सबसे स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है, तो हम लोगों को इसमें से क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। कोई ना कोई तो जरूर होगा। ऐसा थोड़े है कि सभी की कार्बोधनायन अगर एक एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट है तो दिए गए सभी यौगिक हमारे क्या होंगे? समान स्टेबल हो गए। ऐसा संभव नहीं है। इसमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अस्थायी होगा, कोई ऐसा जरूर होगा जो कम अस्थायी होगा। तो देखिए ऐसे हमारे पास कार्बोधनायन जिसपे जिसपे धन उपस्थित होंगे और उन कार्बनों से तीन कार्बन सीधा सीधा बंध बनाए होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री, ठीक। डिग्री की भी बात कर लेंगे। कार्बोधनायन जब हम बात करेंगे तो फिर किस पे बात करेंगे? डिग्री पे। तो कार्बोधनायन में कार्बन से जितने सीधे कार्बन अगर जुड़ जाए, जिस कार्बन पे धन हो वो कार्बन जितने सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन की संख्या को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? डिग्री के नाम से जानेंगे। तो ये 3 डिग्री हुआ। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो देखिए जिस कार्बन पर धन है उस कार्बन से एक और दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कितने डिग्री बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। और इस कार्बोधनायन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस कार्बोधनायन से केवल और एक कार्बोधनायन जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे कितना? 1 डिग्री। ये हमारे कार्बोधनायन जिसपे धन उपस्थित है उस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, इसलिए वो कार्बन कोई डिग्री नहीं है। अब मेरे पास 1 डिग्री का मिल गया कार्बन, 2 डिग्री का मिल गया, 3 डिग्री का मिल गया। अगर मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कार्बन मिला हुआ है कार्बोधनायन और हमसे पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें कार्बोधनायन में तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद कितने डिग्री? 1 डिग्री, उसके बाद होता है कार्बोधनायन। यह हमारे क्या है? स्टेबिलिटी का क्रम है। हम ये जानने की कोशिश कर लें कि आखिर हम 3 डिग्री को ज्यादा स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, 2 डिग्री को उससे कम बोल रहे हैं, उसके बाद 1 डिग्री को सबसे कम बोल रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं कि ये स्टेबल ही नहीं है। तो अब एक बात बताइए कि जो कार्बन है कितने आबंध बनाएंगे? 4 आबंध बनाएंगे, जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। अगर इसमें कोई स्पीशीज ग्रुप जुड़ा हुआ है और अगर वो निकल गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब ले करके जाएगा तभी इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए इस कार्बन के पास 2 2 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और अगर हम इनकी भी बात कर ले तो यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 मतलब एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो सभी के पास जो कार्बोधनायन बनाया हुआ है सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि इस कार्बोधनायन को अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हम चाह रहे हैं कि ये कार्बन स्टेबल हो। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए इसको बाहरी कक्षक में देखिए ऐसी स्थितियां है, कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बाहर में है
अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 6 का तो कितना मिलता है 2 और 4, तो 4 4 का अगर शेयरिंग करके 8 बना हुआ है तो 2 और 8, देखिए जिसमें से किसी ने इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मैंने जो शेयर किया था वो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को भी लेके वो चला गया, तो इसके पास बचा कितना 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बाहर में 6 है। और अगर हम इनके भी बात करें तो देखिए 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ भी बात करें 2 2 4 2 6, मतलब हर कार्बोधराइन में वहां से और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। मतलब सभी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और कार्बन जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा 2 और 8 तक, तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। अब देखिए यहीं पे समझिए कि जो मेरे पास CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बोधनाइन से, ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से है। अब बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक देने वाला ग्रुप है, इसमें कितने हैं 2 है, इसमें कितने हैं इसमें 1 2 3 है, कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा, देता होगा। इसमें कितने हैं 1 और 1, 2 देने वाले हैं, इसमें भी क्या करने वाले हैं 2 देने वाले हैं, और यहाँ पे कितना है 1 देने वाले हैं, और यहाँ पे देने वाले है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये कार्बोधनाइन 8 के करीब में बहुत स्लो मात्रा में पहुंचेगा, इसका मतलब कि ना के बराबर ही पहुंचेगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देने वाला 1 है तो ये धीरे 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 हो सकता है कि अभी ऐसी स्थिति आए जो 8 के करीब में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम इनको इनके साथ कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे 1 देने वाला है, और यहाँ पे कितने देने वाला है 2 देने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो शायद हो सकता है कि अगर इनकी तुलना में इनको अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसकी तुलना में जल्दी से पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी 8 होंगे, होने को 8 सब में होंगे, लेकिन यही है कि कोई जल्दी से पहुंचेगा और कोई हो सकता है देर लगाए। अगर यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो देखिए 1 2 और 3 ग्रुप देने वाले हैं, तो इनकी तुलना में अगर बगल वाले के तुलना में अगर हम कंपेयर करें, बगल वाले के साथ कंपेयर करें, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, जिससे 8 के करीब में जल्दी से क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। मतलब कि जब भी स्टेबिलिटी मुझे प्राप्त करने हैं हर कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना होगा, लाना होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल है। अब देखिए इसमें देने वाला है ही नहीं कोई, यहाँ देने वाले क्या है, तो अगर मैं मान लूं कि ये एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ना मानिए, मानिए कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 8 तक तो पहुंचाएगा ही, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे 2 देने वाले हैं तो इसकी तुलना में थोड़ा जल्दी से 8 तक पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबकी तुलना में यहाँ तुरंत पहुंचेगा, और जो 8 के करीब जल्दी से पहुंचाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे लगता है कि डिग्री 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद हमारा क्या होगा, कार्बोधनाइन। ये स्टेबिलिटी का क्या है, क्रम है। तो कार्बोधनाइन की स्टेबिलिटी हम लोग अगर देखेंगे तो कितने डिग्री का आएगा 3 डिग्री सबसे पहले, और 2 डिग्री उसके बाद, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथाइल आएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि 2 डिग्री 2 छोड़ दिया हो, और उसमें से हमको कैसे पता चलेगा कि कौन 2 डिग्री ज्यादा अस्थायी है, तो वो है उसके लिए हम लोग क्या करने होंगे। या कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि 3 डिग्री कम स्टेबल होने लगता है और 2 डिग्री का होते हैं ज्यादा। या कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि 3 डिग्री, कभी कभी देखिए यहाँ पे क्या है 3 डिग्री का, एक ही डिग्री की हम बात कर लें यहाँ पे, और इसमें अगर हम बात करें CH3CH2Cl, देखिए यहाँ पे देने वाला ग्रुप क्या है, मेथाइल, और यहाँ पे भी देने वाला ग्रुप है, और ये अगर हम अलग कर देंगे तो ये कार्बोधनाइन बन जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये कार्बोधनाइन बन जाएगा। तो ये जिस कार्बन पे कार्बोधनाइन है, जिस कार्बन पे धन आवेश है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सीधा 1 कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से पूर्ण है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 1 किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। इसका मतलब कि 1 डिग्री ये भी है और 1 डिग्री ये भी है, दोनों क्या है मेरे, एक ही 1 डिग्री है। अब इनमें से मुझे बताना है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसे कंडीशन आने लगेंगे तो अब देखिए ये जो मेथाइल ग्रुप है वो इसके जस्ट पास में है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप है ये थोड़ा सा क्या है, दूर है तो इसको यहां तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगेंगे, और इसको यहां तक पहुंचाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, इसलिए ये जल्दी से स्टेबल होगा और ये थोड़ा
देरी में स्टेबल होगा। मतलब 8 तक तो पहुंचेगा, इसमें भी पहुंचेगा, लेकिन ये तुरंत पहुंचाएगा और ये थोड़ा सा वक्त लगाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको अगर मैं पहला मान लूं, इसको मैं दूसरा मान लूं, तो दूसरे वाले 1 डिग्री अधिक स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट वाले से। ऐसा अगर मान लीजिए ऐसा मुझे नहीं समझ में आता है तो हमारे पास एक और तरीका है। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन निकाल दूं, कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन, अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन देख लूं, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन पाए जाएंगे वो यौगिक मुझे ज्यादा ही स्टेबल दिखेंगे। मतलब जिन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होती है वो यौगिक उतने ही अधिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब देखिए तो अल्फा हाइड्रोजन पे हम थोड़ा चर्चा कर ले। मुझे अल्फा हाइड्रोजन कैसे समझ में आएगा कि किस यौगिक में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, एक बात और समझिए, ये डिग्री हमारी फेल हो सकती है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन हमें कभी फेल होने नहीं देगा। हर क्वेश्चन को हम अल्फा हाइड्रोजन से डील कर जाएंगे, लेकिन कभी कभी हमारी डिग्रियां क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएगा। इसलिए हम भरसक प्रयास करेंगे कि हर यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करें। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये तो जान लें। अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, अल्फा हाइड्रोजन, 1 मिनट, ठीक, चलिए अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, अल्फा हाइड्रोजन ये क्या होता है, तो देखिए जो कार्बोधनायन की मैंने बात किया था, जो कार्बोधनायन, अभी हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मैं एक कार्बोधनायन लिख रहा हूं। देखिए ये मेरा कार्बन है जिसपे एक पॉजिटिव है, इसके पीछे मैं एक जोड़ रहा हूं कार्बन, और मैं इसके पीछे भी एक और कार्बन जोड़ रहा हूं, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं हाइड्रोजन, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं हाइड्रोजन, और एक मैं और कार्बोधनायन लिख रहा हूं, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ क्या चीज, कार्बन, और यहाँ पे जोड़ रहा हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे जोड़ रहा हूँ हाइड्रोजन। चलिए अल्फा हाइड्रोजन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जिस कार्बन पर धन आवेश उपस्थित है या कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, उस कार्बन से सीधे जुड़े जो कार्बन होंगे, उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा, उस हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरीके से ये धन आवेश जिस कार्बन पर उपस्थित है, उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, उस हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग किसके नाम जानेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि कार्बोधनायन से सीधे जुड़े कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, इसको भी क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें संख्या कितनी है, 3 है, इसमें संख्या कितनी है, 2 है, और है दोनों कितने डिग्री, 1 डिग्री। देखिए 1 डिग्री दोनों है तो होना चाहिए दोनों स्टेबिलिटी बराबर। मतलब डिग्रियां अगर समान हो तो मुझे लगता है कि स्टेबल बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ रहा है तो हम मान लेंगे कि वो हमारी क्या है, दिए गए यौगिक बराबर स्टेबल होंगे। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर कम बेसी आ रहा है तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि दिए गए यौगिक दोनों समान स्टेबल होंगे। उस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, समान डिग्री के लिए मुझे ये चेक करना होगा। ठीक, तो और मैं दिख रहा हूँ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझिए। ठीक, चलिए मैं इसमें लिख रहा हूं CH3 CH2 CH3 और CH3, ये कार्बोधनायन है। एक मैं और लिख रहा हूं CH3 CH, नो, इधर लगा रहा हूं CH3, इधर लगा रहा हूं CH3, और इस पे क्या लिख रहा हूं, पॉजिटिव। एक और मैं CH3, एक और मैं लिख रहा हूं कार्बोधनायन CH3 CH2 C CH2 एंड CH3। नीचे चलेंगे तो CH2 CH3, इसमें भी क्या है, कार्बोधनायन है। अब देखिए इस कार्बोधनायन की अगर हम बात कर ले तो ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है। कितने डिग्री है, 3 डिग्री। ये कार्बोधनायन की अगर हम बात कर ले तो ये भी हमारा क्या है, 3 डिग्री है। और इन कार्बोधनायन की अगर हम बात कर ले तो ये भी हमारा क्या है, 3 डिग्री है। मतलब लिए गए ये तीनों यौगिक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो मैंने लिया है यौगिक, अभी इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन, तो मैं हाइड्रोकार्बन में थोड़ी चर्चा करूंगा
यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, और यहाँ पे कितने डिग्री है? 3 डिग्री। यानी दिए गए यौगिक जो हमारा है कार्बोधनायन वो 3 डिग्री है। अब मुझे इसमें से चेक करना है कि दिए गए यौगिकों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अभी हमने लिखा था कि 3 डिग्री अधिक 2 डिग्री 1 डिग्री फिर मेथाइल, लेकिन यहाँ पे तो कार्बोधनायन की जो डिग्रियां हैं वो सब में सेम आ रहा है। तो सेम जब आने लगेंगे तो फिर अब मेरा मदद कौन करेगा? हाइड्रोजन। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिन यौगिक में जितने ज्यादा होंगे वो यौगिक उतने ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अब देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ये धनायन वाला कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इससे जुड़ा ये कार्बन है, इससे जुड़ा ये कार्बन है। तो कुल मिलाकर के अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 और 3 9 क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये हुआ। इसमें थोड़ा हम बात कर ले तो इस कार्बोधनायन से ये जुड़ा हुआ हमारा, ये जुड़ा हुआ हमारा, ये जुड़ा हुआ हमारा। तो 3 3 6 और 2 8। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 8 अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा हम इस पे बात कर ले तो देखिए इस कार्बोधनायन से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये 3 कार्बन जुड़ा है। तो इन कार्बनों को देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताइए कि मैं क्या बोला कि जिन यौगिकों में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो यौगिक उतने ही ज्यादा क्या होगा? अस्थायी होगा। इसका मतलब है कि सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। ये हमारी क्या है? स्टेबिलिटी का क्रम है। मतलब हम क्या बोलेंगे? अस्थायी। सबसे ज्यादा अगर अस्थायी देखा जाएगा तो सबसे अधिक अस्थायी कौन मिलेंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद फिर 8 वाले, और उसके बाद क्या है? 6 वाले। अब मैं थोड़े से कार्बोरेडायन की भी मैं बात कर लूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं, चलिए। ये हो गया कार्बोधनायन और ये हमारा कार्बोरेडायन। देखिए कार्बोधनायन हमने हमने अभी बात किया कि जिन यौगिकों में हाइड्रोकार्बन में कार्बन पे अगर धन आवेश उपस्थित है तो कार्बोधनायन, अगर ऋण आवेश उपस्थित होगा तो हमारा क्या बोला जाएगा? कार्बोरेडायन बोले जाएंगे। तो देखिए अगर मेरा कार्बन ये है और इस पे ऋण आवेश है तो अभी बाकी कितने हैं? 3। तो ऐसे दिए गए यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोरेडायन। इसमें भी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आएंगे। तो मैं एक लिख रहा हूं, ये कार्बन पे ऋण, जिसमें मैं दोनों तरफ क्या लगा दिया? हाइड्रोजन, तीनों तरफ। फिर एक और मैं लिखा जिसमें मैंने एक जगह हाइड्रोजन लगाया, 2 जगह, और एक जगह मैंने क्या लिख दिया? कार्बन। फिर मैं एक कार्बन लिया जिसपे सिंगल निगेटिव और इनके 2 अवंत को इस बार मैंने CH3 से जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को किससे जोड़ दिया? एक बॉन्ड को हाइड्रोजन से जोड़ दिया। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये निगेटिव इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा क्या? CH3, इधर क्या हो जाएगा? CH3। देखिए इस कार्बन का 3 बॉन्ड कार्बन से पूर्ण है, इसका 2 बॉन्ड कार्बन से पूर्ण है, इसका 1 बॉन्ड कार्बन से पूर्ण है, और इसका सारा हाइड्रोजन से पूर्ण है। तो है तो सब कार्बोरेडायन, कार्बोधनायन नहीं। अब क्या है? ये कार्बोरेडायन है। तो ये जिस कार्बन से जितने सीधे कार्बन जुड़ जाएंगे वो उतने ही डिग्री का कार्बन होगा। तो वो 3 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री का, और ये कितने का होगा? 1 डिग्री का, और ये डिग्री नहीं है। अब एक बात और समझिए कि कोई ऐसा स्पीसीज होगा जो कार्बन के साथ अवंत तो बनाया होगा, लेकिन जब वो निकला होगा तो वो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा। तो डोनेट कर देगा तो बोलिए इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। और माइनस का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है साझे में, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो आते हैं माइनस, और उसके विपरीत वाले पे क्या आते हैं? पॉजिटिव। तो अब बताइए कि कार्बोडायन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने होंगे? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। अब देखिए यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमारा क्या है? यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया, जो CH3 ग्रुप्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। अब बताइए यहाँ पे 3 ऐसे स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। अगर डोनेट किया
तो इसकी कार्बन के पास 8 से इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर हम उनकी तुलना में यहाँ पे करें तो 8 से ज्यादा होंगे, लेकिन इनकी तुलना में थोड़े सा स्लो होगा। और अगर हम पिछले वाले की बात कर ले जिसमें एक CH3 ग्रुप है, ये भी 8 से ज्यादा होगा, लेकिन उनकी तुलना में 8 से ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हम इस मेथाइल में बात कर ले तो इसमें CH3 ग्रुप है ही नहीं, तो बोलिए इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप है क्या? अगर ग्रुप नहीं है तो इसके पास केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होंगे। और अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है तो भी हम बोलते हैं कि अनस्टेबल है, और 8 से कम हो तो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा यौगिक कम अस्थायी होगा। लेकिन यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेथाइल कार्बोरेडाइन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कितना 1 डिग्री का, उसके बाद कौन आएगा 2 डिग्री का, और उसके बाद कौन आएगा 3 डिग्री का। ये हमारा क्या है कार्बोरेडाइन का स्टेबिलिटी है, जिसकी हम लोग आसानी से देख करके ग्रुप को देख करके बता सकते हैं कि कौन से यौगिक हमारा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन से यौगिक हमारा कम स्टेबल होगा। तो कार्बोधनायन में अगर हम बात करेंगे तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आएगा C3 पॉजिटिव। लेकिन अगर हम रिडाइन की बात करें तो आएगा क्या CH3 निगेटिव, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा कौन सा 3 डिग्री। ये हमारा क्या है स्टेबिलिटी का क्रम है कार्बोधनायन और कार्बोरेडाइन का। अब हम थोड़ा आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म की बात नहीं, मतलब अभिक्रिया के टाइप पे बात करते हैं, तब जाकर के मेरा अभिक्रियाएं खुलेंगी। अभी ये हमारा क्या था छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसको हम लोग क्या किए हैं डिस्कशन किए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, चलिए आइए अभिक्रिया के प्रकार जो भी होंगे। अभिक्रिया के प्रकार एक पहला हम लोगों को पढ़ना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलिए या विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, दोनों हमारा क्या है सेम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरा होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। और थर्ड नंबर जो हमारी आती है 3 नंबर आता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया देखिए अभिक्रिया के टर्म आते हैं अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, अभिक्रिया की क्या चीज क्रिया विधि। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि के आधार पर जो अभिक्रियाएं हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। एक एक अभिक्रिया का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले देखिए अभिक्रिया की क्रिया विधि। अभिक्रिया की क्रिया विधि का मतलब होता है जब कोई अभिक्रियाएं संपन्न होती है या कोई अभिक्रियाएं कराई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभिकारक लेते हैं अभिकर्मक लेते हैं और उत्प्रेरक उपस्थिति में उत्पाद डायरेक्ट लिख देते हैं। ये अभिक्रिया की क्रिया विधि नहीं बोली जाएगी। इसके बीच में ढेर सारी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं को अगर हम स्टेप स्टेप लिख देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानेंगे अभिक्रिया की क्रिया विधि। जिसमें कोई पहले अबंध टूटेगा तब जुड़ेगा, उससे पहले कोई कार्बोधनायन बनेगा, कोई कार्बोरेडाइन बनेगा, और कार्बोरेडाइन पहले टूटेगा, फिर कार्बोधनायन या कार्बोरेडाइन किसी पे अटैक करेगा। इस आधार पे हम लोग अभिक्रिया की क्रिया विधि को क्या करते हैं डील करते हैं, जिसमें अभिक्रिया लिखते वक्त उन अभिक्रिया के सभी स्टेपों को बारी बारी से अगर हम लिख देते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं अभिक्रिया की क्रिया विधि। मतलब दिए गए अभिक्रिया में हर एक स्टेप को क्रमबद्ध तरीके से लिखना अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाती है। ठीक, अब हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग छोटे 10th में भी पढ़ करके आए हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातु को विलयन से, कम सक्रिय धातु के विलयन से विस्थापित कर देता है, ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या प्रतिस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें हम लोग एकल प्रतिस्थापन, अद्वितीय प्रतिस्थापन पढ़े हैं। इसमें क्या होगा कि कोई धातु सक्रिय नहीं होगा। इसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे बेटर इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल, जो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अच्छे होंगे वो एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। मतलब एक नाभिक से नहीं अभिकर्मक दूसरे नाभिक से नहीं अभिकर्मक को हटा करके अगर उसकी स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, अगर मेरे पास एल्किल हैलाइड है और अगर हमने इसमें क्या डाला? NaOH डाला, वो भी कौन सा? जलीय। मतलब कि जल में अगर हमने NaOH को लेकर के और एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया तो ये हमारा Cl को हटा देगा, और Cl को हटाएगा तो Cl की जगह पे कौन आएगा? OH आएगा। फिर Na और Cl अभिक्रिया करके क्या बन जाएंगे? NaCl। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो ये हमारा एक स्टेप में इक्वेशन है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए पहले इसे टूटना होगा, फिर इसे टूटना होगा, फिर इसको इस पे जुड़ना होगा, तब जाकर के हम अभिक्रिया को एक एक पद अगर हम लिख देते हैं तो उन लिखे हुए हर एक पद को अभिक्रिया किसके नाम जानी जाएगी? क्रियाविधि के नाम से जाना जाएगा। देखिए, हम थोड़ा सा और बात कर ले, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ा बात कर ले हाइड्रोकार्बन की। देखिए क्या होता है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ। इसी के कंटिन्यू होगा, जब हमारा क्लास नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। देखिए याद रखिएगा कि अगर दिए गए कार्बन, दिए गए यौगिकों में कार्बन अगर एक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ। अगर 2 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? एथ। और ऐसे 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, और अगर 4 कार्बन है तो क्या बोला जाएगा? ब्यूट, और ऐसे ही 5 कार्बन है हम लोग क्या बोलेंगे? पेंट। और इसी आधार पे अगर कार्बन की संख्या 6 हो गई तो हम लोग किसके नाम जानेंगे? हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? हैप। और कार्बन की संख्या 8 हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और C9 को अगर बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा? नॉन। और C अगर हम 10 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डेक। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 11th के लिए बोलेंगे 1 डेक, और इसके लिए 12 के लिए 2 डेक। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मिलते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन सबकी अभिक्रिया कराएंगे एक एक ठो, और अभिक्रिया की क्रियाविधि भी लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।